फ्रेंड्स, वेलकम इन पावर मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे एसी के प्रॉब्लम डिस्कस किए, एपी के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। आज भी हम आपके साथ एपी के प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे। आज हमारी कोशिश होगी कि कुछ 11th बेस्ड क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किए जाएं। लास्ट क्लास में हम 10th बेस्ड क्वेश्चंस पर ही रहे थे। आज 11th बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ 11th के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ 10th के अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा इनको समझने की कोशिश करनी है आपको कि किस तरीके से हम टैकल करते हैं। अगर इनकी लैंग्वेज क्लियर हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ गिवन टू एपीज़। हमारे पास दो एपी दे रखे हैं ऑफ गिवन टू एपीज़। पहली एपी है 3, 7, 11, 15 एंड 367 एंड दूसरी एपी जो है वो अपनी है 2, 9, 16, 23 एंड 709। इनमें हमें ये देखना है कि कितने आइडेंटिकल टर्म हैं। इसमें तो अभी तो फ़िलहाल हमें एक भी आइडेंटिकल टर्म नहीं दिखता है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आइडेंटिकल टर्म होंगे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं करना, थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो पहली एपी है 3, 7, 11, 15 एंड 367। इसका nth टर्म जो है वो 367 है। लेट अस सपोज दैट दिस एपी इज़ हैविंग n टर्म्स। इस एपी में हमने मान लिया है कि n टर्म हैं। तो n टर्म है तो यहाँ से हम लिखेंगे an, दिस इज इक्वल टू 367। ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 एंड d मीन्स बेटा 4 होगा। दिस इज इक्वल टू 367। इस 3 को यहाँ से उठाइए और इधर भेज दीजिए तो ये -3 और ये बन जाएगा 364। बड़े आराम से आप n-1 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। n-1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 91। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 4 1 जा, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल देंगे, ये है 92। मतलब पहली एपी में हमारे पास 92 टर्म्स हैं। इतना हमने कंफर्म कर लिया। अब सेकेंड एपी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 है, 9 है, 16 है, 23 है एंड 709 है। इसमें भी हम इसके अंदर m टर्म लेट कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज दैट am इज इक्वल टू 709। ये फर्स्ट टर्म है 2 प्लस m-1, d का मतलब यहाँ अपना बेटा 7 है। दिस इज इक्वल टू 709। इस 2 को यहाँ से उठा करके यहाँ दे दिया तो ये 707 आ गया। यहाँ से अगर हम m-1 की वैल्यू निकालनी चाहें तो 101 और ओवरऑल m इज़ इक्वल टू 102। सेकेंड एपी में अपने पास 102 टर्म्स हैं। हमने इतना डिसाइड कर लिया है कि फर्स्ट एपी में 92 टर्म हैं, सेकेंड एपी में 102 टर्म्स हैं। इसमें से कुछ आइडेंटिकल टर्म हैं, वही हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये हमने क्या रखा था, अपना AP1 रखा था, दैट वाज अवर AP1, और ये क्या है, AP2 है। अब इसमें कितने आइडेंटिकल टर्म है ये हमें देखना है। लेट a pth term of AP1, this is equal to a qth term of AP2। हमने मान लिया पहली AP का pth टर्म AP2 के qth टर्म के बराबर है। तो फर्स्ट एपी का pth टर्म कितना हो जाएगा, 3 प्लस
p माइनस 1 इंटू डी है अपना 4, इसका a है 2 प्लस q माइनस 1 और इसका d है 7। सॉल्व करते हैं, क्या बनता है ये आ जाएगा 3 प्लस 4p माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 7 क्यूब माइनस 7। नंबर ये हुआ हमारा 4p माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब एंड माइनस का ही 5। इसको अगर हम इधर दे देते हैं तो ये आ जाता है 4p प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब। 5 इधर दे देंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, 4p प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू क्यूब। यहाँ तक हम अपनी प्रॉब्लम लेके आ गए हैं। अब आगे हमें कुछ स्पेस की नीड है। आई थिंक यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपने फर्स्ट एपी में टर्म्स कैलकुलेट कर लिए हैं, 92 हैं। सेकंड एपी में टर्म कैलकुलेट कर लिए 102 हैं। हमने मान लिया फर्स्ट एपी का पीएथ टर्म सेकंड एपी के क्यूएथ टर्म के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट किया तो 4p प्लस 4, दिस इज 7 क्यू। अब इसके आगे हम चलना चाहेंगे। हमें क्या क्या नीड पड़ेगी वो चीज़ हम पहले ही नोट कर लेते हैं, बाकी सब कुछ इरेज कर देंगे। हमारे को पहली एपी के टर्म्स की नीड पड़ेगी। इसमें टोटल टर्म्स हैं अपने 92। AP2 इसके भी टर्म्स की नीड पड़ेगी। ये अपने पास कितने हैं, 102 हैं। बाकी तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो हम साइड से भी देख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पहले अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो हमें दिख जाएगा। आगे के लिए हम प्रोसेस अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं भाई तो स्पेस तो बनाना पड़ेगा हमें। हम निकाल के ले आए हैं 4p, दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब तक, इसी की नीड है। और टोटल टर्म्स हमने अपने नोट कर लिए हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, 4 एंड आपने लिखा p प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज इक्वल टू क्यूब डिवाइडेड बाई 4 एंड लेट अस सपोज दैट इट इज़ k। हमने इनका रेशियो k मान लिया, तो मतलब p एंड क्यूब की वैल्यू हम k के टर्म में लाना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारा p कितना आ जाएगा, p हो जाएगा 7k माइनस 1 एंड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4k के बराबर। आई थिंक p एंड क्यूब आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। जो हमने कॉमन टर्म आइडेंटिकल माना था वो हमारा pth एंड qth टर्म था। pth टर्म की वैल्यू जो है वो p की वैल्यू 7k माइनस 1 आ गई है एंड क्यूब की वैल्यू 4k आ गई है। अब हमें ये पता है कि पहली एपी में 92 टर्म है, तो p जो है वो हमेशा ही क्या होगा, 92 से लेस होगा। इसके आगे तो नहीं जा सकता है, क्योंकि 92 टर्म आइडेंटिकल भी नहीं है, और जो q है वो कभी 102 से आगे नहीं होगा, इससे लेस ही होगा। तो हम लिखेंगे बट AP1 एंड AP2 आर हैविंग 92 and 102 टर्म्स रेस्पेक्टिवली। इनके अंदर इतने ही टर्म्स हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे 7k माइनस 1 इज़ लेस देन 92 एंड जो अपना q आया है 4k इट इज़ लेस देन 102। 7k माइनस 1 लेस देन 92 होगा एंड 4k लेस देन 102 होगा। 92 और 102 टर्म भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इक्वल का साइन नहीं डाला है। अब यहाँ से आप लिखेंगे k इज़ लेस देन 93/7 एंड k इज़ लेस देन 102/4।
यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज़ लेस देन 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है, इंटू 2/3 एंड यहाँ से k आएगा लेस देन, ये बन जाएगा 51 अपॉन में 2, 51 अपॉन 2 का मतलब हो गया 25.5। k 13 एंड 2/3 से भी छोटा होगा एंड k 25.5 से भी छोटा होगा, तो क्लियर कट है k मस्ट बी लेस देन, k जो है ये लेस देन होना चाहिए 13 एंड 2/3। इसका मतलब k इज़ इक्वल टू, मतलब ये लेस देन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इट शुड बी 13। k की वैल्यू 13 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, करेक्ट। k क्या है, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाला नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स ही है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो सकती है, k की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड टिल 13 हो सकती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल आइडेंटिकल टर्म्स, टोटल आइडेंटिकल टर्म्स दिस इज इक्वल टू 13। यहाँ दोनों ही एपी में टोटल आइडेंटिकल टर्म्स जो हैं वो हमारे कितने होंगे, 13 होंगे। अब अगर आपको डाउट आ जाता है कि हमने सही किया है या नहीं किया, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम हमारा ठीक है या नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया है, k इज़ इक्वल टू 1 डाला है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये चेकिंग है हमारी, k इज़ इक्वल टू 1 डाला है तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 एंड k इज़ इक्वल टू 1 पर आपकी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 4। मतलब पहली AP का 6 टर्म दूसरी AP के 4th टर्म के बराबर होगा। ज़रा AP1 देखना भाई, AP1 का 6 टर्म कितना आएगा, 3 + 5 × 4 दिस इज इक्वल टू 23। अब AP2 का अगर आप 4th टर्म देखना चाहोगे तो ये आएगा 2 + 3 × 7 एंड दिस इज इक्वल टू 23। बिल्कुल करेक्ट है। पहले तो इसमें क्या है, 23 आइडेंटिकल टर्म है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी देख सकते हैं, 13 तक आइडेंटिकल टर्म आ जाएंगे। अगर ये पूछ भी ले कि राइट द आइडेंटिकल टर्म, तो आप इन आइडेंटिकल टर्म्स को लिख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको थिंक करना पड़ेगा ज़्यादा। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू कंप्लीट फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड, ये हमारी चेकिंग थी, इसको हमने आपको बताया है चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में इसने बोला है इफ़ 11 AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 10 एंड 28। 10 एंड 28 के बीच में इसने 11 AM इंसर्ट किए हुए हैं। इंसर्ट किए हुए मतलब रखे हैं, इसके बीच में इसने लिखे हुए हैं। अब ये जानना चाहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब जो इंटीजर टाइप हैं, हाउ मैनी इंटीग्रल AMs। तो बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, टफ नहीं है, बस AMs आपको लिखना आना चाहिए। क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ AM आप क्या लिख सकते हैं, 10, या पहले मैं बता दूं कि n AM होते क्या हैं। इफ़ A, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, AN, B आर इन AP, ये अगर AP में है देन A1, A2 एंड AN आर said to be n AMs between A and B। जैसे 2, 4, 6, 8, 10
तो ये 2, 4, 6 क्या कहलाएंगे, 3 AM बिटवीन 2 and 10। अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिख दिया जाए तो ये 4 AMs कहलाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 तो ये 5 AMs कहलाएंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को छोड़ दीजिए, जितने भी बीच में नंबर्स आते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम में क्या किया है इसने, 10 and 28 के बीच में 11 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं। अब ये हमसे जानना चाहता है कितने अर्थमेटिक मीन्स इंटीग्रल टाइप होंगे, मतलब इंटीजर्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10, A1, A2 till A11, 28 आर इन AP, ये AP में है। तो यहाँ से जो 28 है ये क्या हो जाएगा, 13th टर्म, A13 आ जाएगा 28। A13 का मतलब हो जाएगा 10 + 12D, दिस इज इक्वल टू 28। सो 12D, दिस इज कमिंग 18। तो यहाँ से D की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 3/2। अब दो तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। एक तो सारे AM लिखो भाई, पहला मेथड तो ये है कि A1 का मतलब A2 हो गया, A2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म 10 + D, तो ये हो जाएगा 10 + 3/2, 23/2। ऐसे ही आप A2, कैपिटल A2 का मतलब A3, ये 10 + 2D हो जाएगा, मतलब 10 + 3, तो ये 13 आएगा। ऐसे ही लिखते लिखते आप A11 तक पहुंच जाइए और उसमें से सेलेक्ट कीजिए कि कितने इंटीजर टाइप हैं। लंबी प्रोसेस है थोड़ी, क्योंकि यहाँ तो इसने 11 AM ही इंसर्ट कराए हैं, ज़्यादा कराता तो हम यहाँ लिखते हैं लेट ARAM, लेट ARAM इज इंटीग्रल। हमने मान लिया ARAM जो है वो इंटीग्रल है। तो ये जो AR है ये क्या कहलाएगा, AR + 1, एंड AR + 1 हो जाएगा अपना A + R × D। A की वैल्यू दे रखी है 10 + R एंड D की वैल्यू है 3/2। अब आप सीधा लिख दीजिए फॉर इंटीग्रल AM R must be मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रल AMs ये क्या होंगे, A2, A4, A6, A8 एंड A10। 11 तो होगा नहीं, तो कितने हो गए टोटल 5 होंगे। 5 AMs यहाँ जो हैं वो इंटीग्रल वाले होंगे। वो कौन कौन से होंगे, A2, A4, A6, A8 एंड A10। हमने विदाउट कैलकुलेशन इनको कैलकुलेट कर दिया है, करेक्ट। दूसरा मेथड एक हमने आपको बता रखा था कि आप यहाँ पूरे के पूरे 11th निकालिए और उसमें से इंटीग्रल दीजिए। तो थोड़ा सा ये लंबा मेथड है, ये छोटा मेथड है, आप इसको फॉलो कीजिए, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो बाय दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर 2 क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन द थर्ड प्रॉब्लम। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, AM पर बेस्ड, और हमने इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो थर्ड पर ही बेस्ड फोर्थ भी दे दिया है कि एक में अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप सेकंड प्रॉब्लम से वो कंफर्म कर लें। जो अभी कराया था कॉन्सेप्ट तो वही है और नया कुछ नहीं है। बिटवीन 1 and 31, 1 and 31 MAMs have been inserted। 1 and 31 के बीच में क्या किया गया है, MAMs को इंसर्ट कर दिया गया है, लिख दिया गया है।
इसमें कहता है किस तरीके से लिखा है कि 7th एंड m-1th एम, नॉट टर्म, 7th अर्थमेटिक मीन और m-1th अर्थमेटिक मीन का रेशियो दे रखा है इन्होंने 5:9। तो ये जानना चाहते हैं m की वैल्यू क्या है, मतलब कितने am इंसर्ट किए हैं। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपका पहला नंबर 1 है, A1, A2, A7, AM-1, AM एंड 31 आर इन AP। ये तो पक्का AP में होंगे ही होंगे। अब आप मुझे बताएंगे ये 31 कौन सा टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, M है, एक ये है और एक ये है, तो ये 31 हो गया m+2th टर्म। तो यहाँ लिखेंगे आप AM+2, दिस इज इक्वल टू 31। ये A प्लस m+2 - 1, d तो पता ही नहीं है, दिस इज 31, A की वैल्यू पता है, ये m+1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 31। तो कुल मिला के d हम कैलकुलेट कर लाए हैं 30/m+1 के बराबर है। जो इसमें हमारा d आएगा वो 30/m+1 के बराबर आना है। अब 7th और m-1th am निकालते हैं। A7 कितना होगा बेटा, A8 क्यों होगा, ये कौन सा टर्म कहलाएगा, A2 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, A3 कहलाएगा भैया। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक ज़्यादा जाएगा A8, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, AM टर्म हो जाएगा आपका। तो A7 हो गया A8 के बराबर, ये लिख देंगे आप 1 + 7d। जो AM-1 है ये हो जाएगा AM और इसकी वैल्यू 1 + m-1 इंटू डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है, A7/AM-1 इट इज़ 5/9, 1 + 7d डिवाइडेड बाई 1 + m-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 5/9। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। d की वैल्यू तो हम पहले ही ले आए हैं, तो हम क्या करेंगे अब, 1 + 7d का मतलब 210/m+1 डिवाइडेड बाई 1 + 30 इंटू m-1 अपॉन m+1, दिस इज इक्वल टू 5/9। ये हमारी बन के आ गई है इक्वेशन। आई थिंक इस स्टेप तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। हमने टोटल टर्म पहले काउंट किए, m+2 हो गए, 31 की हेल्प से d निकाल दिया, A7 का मतलब 8th टर्म हो गया, AM-1 का मतलब mth टर्म हो गया, उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी। प्रॉब्लम में बताया है इन दोनों का रेशियो 5:9 है, तो मैंने लिख दिया। बाद में हमने d की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डालने पर हमारी एक इक्वेशन बन के आ जाती है, किसमें, इन टर्म ऑफ m। बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। अगर ये हम सॉल्व करने में कामयाब हो गए तो m की वैल्यू ही मिल जाएगी और ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं भाई। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा m+1 + 210 डिवाइडेड बाई m+1 + 30m-30, दिस इज इक्वल टू 5/9। वो m+1 से m+1 तो काट देंगे। यहाँ आपके पास आएगा m+211 अपॉन 31m-29, इट इज़ 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m + 9, 9 एंड 18, दिस इज इक्वल टू 155m माइनस 5 9 जा मतलब 145 हो जाएगा ना, 5 9 जा 45, 5 2 ठीक है।
इसके बाद इसको इधर दे देते हैं, इसको इधर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 1899 प्लस 145, दिस इज इक्वल टू 146 एम, सब्ट्रैक्शन करके भी लिख दिया। तो m की वैल्यू आ जाएगी 4, 4 9 13 एंड 4 एंड 2 एंड ये 2 0 अपॉन में 146। डिवाइड करो भाई 146 से 2044 को, सीधा ही डिवीज़न कर लेते हैं। 146 2044 1 टाइम्स, तो 146, 4 में से 14 8, 9 से ये 5 एंड 4, कितनी बार, 4 बार जा रहा है, 4 4 जा एंड 4 4, ये 18 5, बिल्कुल ठीक है भाई। तो यहाँ पर m की वैल्यू 14 है, मतलब इसने यहाँ 14 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं किसके बीच में, 1 एंड 21 के बीच में, जिससे कि इसने जो भी बोला है वो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। तो बाय दिस वे यू आर एबल टू डू योर थर्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करते हुए हम फोर्थ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ में क्या है, 3 एंड 17 के बीच में इसने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। और ये कहना चाहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब a1 एंड an के बीच में रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, आपकी बार 1:3 दिया हुआ है। तो ये जानना चाहता है कि n की वैल्यू क्या है। तो जो अभी आपने किया था सेम वही कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई दोनों में वेरिएशन नहीं है। तो थोड़ा जल्दी करेंगे, हम इसे स्पीड से करना चाहेंगे। 3 एंड 17 है, 3 a1 a2, यहाँ an एंड कॉमा 17 r इन AP, ये नंबर तो AP में है भाई। तो यहाँ टोटल टर्म कितने हो गए, n+2 हो गए। an+2 जो है वो 17 के बराबर है। ये 3 प्लस, जल्दी लिख रहा हूँ मैं, d, दिस इज इक्वल टू 17। तो इसमें d की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन n+1। a1 का मतलब a2 होता है, a2 का मतलब हो गया 3 प्लस d एंड an का मतलब क्या होगा, यहाँ पर an+1 होगा और ये होगा 3 प्लस nd के बराबर। 80³ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना क्या है, a1 अपॉन an, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ लिख दीजिए 3 प्लस d डिवाइडेड बाई 3 प्लस nd, दिस इज इक्वल टू 1/3। 3 प्लस d की वैल्यू डाल दीजिए, 17 अपॉन n+1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n एंड d का मतलब 17 अपॉन n+1, दिस इज इक्वल टू 1/3। सिंपल सी कैलकुलेशन है, यू कैन गेट योर n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कुछ ज़्यादा काम है नहीं इसके अंदर, तो अननेसेसरी टाइम ख़राब करना ठीक नहीं है। नाउ वी आर ऑन लास्ट 5th क्वेश्चन। अब हम 5th प्रॉब्लम पर आते हैं। 5th प्रॉब्लम इसने क्या दिया हुआ है, इफ़ कैपिटल A इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। कैपिटल A जो है ना वो अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स का, A एंड B का। देन प्रूव दैट, ये हमसे प्रूफ करा रहा है कि A प्लस 2B डिवाइडेड बाई कैपिटल A माइनस B, दिस इज इक्वल टू प्लस A प्लस 2B अपॉन में A माइनस A इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल A की वैल्यू कैलकुलेट किया, ये A प्लस यही है, वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बाकी तो कुछ और है नहीं। तो LHS क्या रहेगा अपना, LHS होगा A प्लस B ओवर 2 प्लस 2A डिवाइडेड बाई A प्लस B ओवर 2 माइनस का B प्लस A प्लस V ओवर 2 प्लस 2V अपॉन में A प्लस B ओवर 2 माइनस A।
दिस इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, 4 तो ये 1 ये, तो ये हो गया 5a प्लस बी, अपॉन में 2 जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस 4 5 a प्लस 5b डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा b माइनस ए। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसको हम लिखेंगे 5a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा a प्लस 5b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। दिस इज इक्वल टू, ऊपर से 4a हो जाएगा माइनस का 4b डिवाइडेड बाई a माइनस बी, सीधा सीधा सेम एलसीएम है, 4 कॉमन ले लिया, a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी, ये कैंसिल 4। एक आसान सी प्रॉब्लम है जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर कैपिटल ए को पहले इवेलुएट किया है, ये a प्लस बी ओवर 2 है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप था, दोनों का एलसीएम सेम आ सकता था, बशर्ते आप यहाँ से माइनस को बाहर निकाल के रख दें। अब कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। यस बेटा, कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं एपी पर बेस्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड एन सच दैट a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1 मे बी द am बिटवीन a एंड b। दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है बट बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कुछ करना ही नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है। आप सीधा यहाँ लिखेंगे a टू द पावर n b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n माइनस 1, ये am होता है a प्लस b ओवर 2, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2a टू द पावर n 2b टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू, इसको करो भैया a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n, ये इधर जाने दो, ये वाला इधर जाने दो, तो आपके पास आ जाएगा a टू द पावर n b टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1b प्लस a b टू द पावर n माइनस 1, ये a के हाईएस्ट पावर टर्म है, ये b के हाईएस्ट पावर टर्म है। कर लो भाई, इनको एडजस्ट रीअरेंज कर दिया, a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, a b टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n। बेटा बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा, यहाँ a टू द पावर n माइनस 1 कॉमन है तो ये a माइनस बी बचेगा, इधर से b टू द पावर n तब भी ये a माइनस बी बचेगा, ये कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n माइनस 1 1 को आप लिख सकते हैं a अपॉन बी टू द पावर 0, इसे आपने a अपॉन बी टू द पावर n माइनस 1, a अपॉन बी टू द पावर 0, n माइनस 1 इज़ 0, सो यू कैन से n इज इक्वल टू 1। तो दिखने में पता नहीं क्या लग रहा था, क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, बट बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमने am की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई कर दी है, a एंड b का जो am है वो a प्लस बी ओवर 2 है, उसको लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टर्म को रीअरेंज किया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस टीचर पूछ लेता है, CBSE के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसे इसने पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b प्लस सी माइनस a प्लस सी माइनस बी अपॉन बी एंड a प्लस बी माइनस का c अपॉन सी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट बी सी सी ए एंड ए बी आर इन ए पी। आपको ध्यान होगा हमने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, AP का हर एक टर्म किसी नंबर से इंक्रीज़ किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, AP ही रहती है, AP पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखेंगे हम b प्लस सी माइनस ए ओवर बी, नहीं a, कॉमा a प्लस सी माइनस बी ओवर बी एंड ये है
ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी आर इन ए पी। आर इन ए पी जगह नहीं है तो हमने कैपिटल में लिख दिया। हम चाहते हैं कि ए बी बी सी सी ए एंड ए बी ए पी में आ जाएं, तो सिमेट्रिक टर्म तो मिलने चाहिए पहले। कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे। आप क्या करो, हर टर्म को 2 से ऐड कर दीजिए। +2 कॉमा ए प्लस सी माइनस बी ओवर बी प्लस 2 कॉमा ए प्लस सी माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी प्लस 2 आर इन ए पी। सेम आप कॉन्सेप्ट लिख देंगे, ये भी ए पी में है, ये ए पी में है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 2a दे देंगे ना, तो ये b प्लस सी प्लस ए ओवर ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका a प्लस सी प्लस बी अपॉन में b, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ओवर सी आर इन ए पी। ये भी ए पी में होंगे। ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, हर एक टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा? यहाँ लिख देना ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, देन यू विल हैव 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन ए पी। ये ए पी में आ जाएंगे। अब हर टर्म को ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ भी लिख दो ए बी सी अपॉन बी, ये भी लिख दो ए बी सी अपॉन सी आर इन ए पी। तो अब यहाँ से आपके पास आ गया बी सी कॉमा ए सी कॉमा ए बी आर इन ए पी। हो गया ख़त्म। अब दिखने में तो ये लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट थोड़ा अगर हमने स्टार्ट किया, प्रॉपर्टीज़ हमें याद हैं, तो बड़े आराम से ख़त्म होता चला गया। पहले हमने वो ए पी में लिए, सबसे पहले सिमिलर टर्म लाने के लिए हर टर्म को 2 से ऐड किया। भाई जब तक 2a नहीं मिलेगा तब तक a नहीं आएगा, जब तक यहाँ 2b नहीं मिलेगा b नहीं आएगा, तो 2 ऐड कर दिया। उसके बाद हर टर्म को b प्लस सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया, बाद में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें 3 कंडीशन तो लगा ही ली हमने, इंक्रीज़ भी किया, मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। ओके, ऐसा ही कुछ 8th क्वेश्चन भी है, यहाँ पर भी हमें कुछ इसी कैटेगरी की कंडीशंस लगानी है। देखेंगे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आप थिंकिंग स्टार्ट कीजिए। ये कहता है b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में देता है c प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में देता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दे आर इन ए पी, वो ए पी में उसने दे दिए हैं। हमसे प्रूफ करा रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी जो है वो ए पी में होंगे। तो जैसा अभी हमने किया था सेम वही काम करेंगे 8th के लिए। तो 8th क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, भाई बचा लेते हैं। b प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए, कॉमा अगली बार क्या लिखेंगे, a प्लस सी प्लस बी कॉमा a प्लस सी माइनस बी, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। हमने लिख दिया ये ए पी में है। हर एक टर्म को b प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए कॉमा ए प्लस सी माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। ये ए पी में आ गए हैं। हमें लाना क्या है, ए बी सी ए पी में लाना है। तो ए बी सी ए पी में आ सकते हैं। थोड़ा सा काम आपने अगर सोच पाया हो तो, हमने तो थिंक कर लिया। इसमें से हम हर टर्म को क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए प्लस सी माइनस बी, माइनस का लिख दिया हमने, यहाँ कर सकते हैं हम हर टर्म को डिक्रीज, एंड ए प्लस बी माइनस सी, माइनस का हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी आर इन ए पी। अब क्या होगा, पहला टर्म कितना आएगा, माइनस का 2a,
दूसरा माइनस का 2b, तीसरा माइनस का 2c आर इन ए पी। ये भी वही ए पी में आ गया। हर टर्म को -2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे यू विल हैव ए बी सी आर इन ए पी। कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस इतना फास्ट आपका ब्रेन चलना है कि कैसे हम ला सकते हैं। तो सेम क्या हो सकता है, बस यही मेन स्टेप था इस क्वेश्चन में। ईच टर्म सब्ट्रैक्टेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये थिंक हो गया तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। करेक्ट। इसी कैटेगरी पर कुछ बेस्ड हमारी प्रॉब्लम नंबर 9 है। तो हम 9 में भी कुछ देखेंगे। हमने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एक जैसे, जिससे कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा ना भी देखें। तो एट ए टाइम आप प्रॉब्लम तो अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एक प्रॉब्लम में कुछ आपने सीखा, दूसरे में कुछ सीखा, तीसरे में कुछ सीखा, तो इतना बहुत हो जाता है कि एग्ज़ाम में बच्चा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। थोड़ा अगर 1-2 और प्रॉब्लम कभी रिवीजन के समय हम करा देंगे और कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसमें भी ये ABC हमें प्रूव करना है। AP में कुछ दिया हुआ है। तो 9th में हम क्या करेंगे, एक लाइन बचा के ही लिखना चाहते हैं हम। A इंटू LCM ले लो भाई। तो ये C प्लस बी डिवाइडेड बाई BC, कॉमा B इंटू C प्लस A डिवाइडेड बाई CA, कॉमा C इंटू A प्लस B डिवाइडेड बाई AB आर इन AP। ये AP में दिया हुआ है। इसको अंदर भेज दो A को, तो ये हो जाएगा बेसिकली AB प्लस AC अपॉन में BC, और ये हो जाएगा BC प्लस AB अपॉन में CA, और ये हो जाएगा CA प्लस BC अपॉन में AB आर इन AP। देखिए अगर इसमें BC मिल जाए तो तीनों टर्म एक, इसमें CA मिल जाए और उसमें AB मिल जाए तो तीनों ही टर्म एक से हो जाएंगे। तो अब आप नई लाइन में कैसे ला सकते हैं भाई, हर एक टर्म को एक से ऐड कर दो, +1 कर दीजिए। BC प्लस AB अपॉन CA, यहाँ भी +1 डाल दीजिए। CA प्लस BC अपॉन में AB, यहाँ भी +1 डाल दीजिए आर इन AP। करेक्ट, दिख जाता है प्रॉब्लम में। ये हो जाएगा AB BC एंड CA डिवाइडेड बाई BC। ये हो जाएगा AB BC एंड CA डिवाइडेड बाई CA, और ये भी हो गया AB BC एंड CA डिवाइडेड बाई आर इन AP। हर टर्म को AB BC CA से डिवाइड कर दो भाई। जैसे ही इससे डिवाइड करोगे 1 अपॉन BC, 1 अपॉन CA, 1 अपॉन AB आर इन AP। अब तो समझ में आ ही गया होगा अगला स्टेप क्या है, ABC से मल्टीप्लाई कर डालिए। तो ABC अपॉन में BC, कॉमा ABC अपॉन में CA एंड ABC अपॉन में AB आर इन AP। तो अब पहले वाले में A आ जाएगा, दूसरे में B आर इन AP। काम ख़त्म। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू डू आवर 9th क्वेश्चन। अब आते हैं हम लास्ट पर। एक छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा प्रॉब्लम जनरली लोग MCQ टाइप में पूछते हैं। मतलब MCQ टाइप में क्या, राइट हैंड साइड आपको नहीं देंगे। राइट हैंड साइड नहीं देंगे तब आपसे कहेंगे इफ़ ABC आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस C क्यूब, ये B नहीं है C क्यूब होगा, A क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 6ABC इन इज इक्वल टू 8B क्यूब। B तो हो ही नहीं सकता है, B लाना है तो इन टर्म ऑफ B वैल्यू पूछ सकते हैं। बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है। एक फार्मूला आपको आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप उसे लर्न कर लेंगे बहुत अच्छे से। बिना उसके हम ये प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। बिना उसके करते हैं तो फिर राइट हैंड साइड की नीड पड़ेगी या लेफ़्ट हैंड साइड में बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा x प्लस वाई होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू x प्लस वाई।
यहाँ से अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाली जाए तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाती है। तो बस यही चीज़ अब यहाँ लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। 10th क्वेश्चन में हमने LHS नोट किया है। LHS है अपना a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 6abc। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, कितनी वैल्यू पड़ेगी, a प्लस सी का होल क्यूब माइनस का 3ac इंटू में a प्लस सी एंड प्लस 6abc। अगर ABC इन AP है तो आपके पास क्या है यहाँ पर 2b इज इक्वल टू पक्का a प्लस सी है। ABC इन AP तो मिडिल का 2 टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये कितना लिख जाएगा 2b का होल क्यूब माइनस ये 3ac और यहाँ आप 2b लिख दीजिए, ये 6abc लिखा हुआ है, ये हो गया 8b क्यूब माइनस का ये 6abc प्लस का 6abc, ये दोनों कैंसिल एंड इट इज़ कमिंग 8b क्यूब। दैट्स योर RHS। यही हमारी RHS के बराबर है। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ी जल्दी से ख़त्म हो गया, कहीं कुछ नहीं लगा अपने पास से। तो हमने देखे हैं AP के प्रॉब्लम ठीक ठाक तरीके से निकलते हैं। अब रिवीजन के समय कुछ हम क्वेश्चन देंगे AP के। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ GP इंट्रोड्यूस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थैंक यू बेटा।